नमस्कार दोस्तों, लोकतेज के मंच पर आपका स्वागत है। आज दिन रविवार, तारीख 19 जनवरी 2025, हिंदी तिथि माह कृष्ण पक्ष षष्ठी। चलिए शुरू करते हैं देश दुनिया की महत्वपूर्ण खबरों का सिलसिला। सबसे पहले इतिहास में आज के दिन घटे कुछ महत्वपूर्ण घटनाक्रमों को जान लेते हैं। 19 जनवरी भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण दिन है, जब 1966 में इंदिरा गांधी भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी। उन्होंने 1967 से 1977 और 1980 से 1984 तक प्रधानमंत्री पद संभाला। दृढ़ निश्चयी इंदिरा गांधी को 1975 में आपातकाल की घोषणा और अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में सेना भेजने जैसे विवादास्पद निर्णयों के लिए याद किया जाता है। 1984 में उनके अंगरक्षकों द्वारा उनकी हत्या कर दी गई। अन्य प्रमुख घटनाएं: 1597 मेवाड़ के राणा प्रताप सिंह का निधन। 1968 कोलंबिया और सोवियत संघ के बीच राजनयिक संबंध बहाल। 1990 आचार्य रजनीश का पुणे में निधन। 2024 तिरुमला तिरुपति देवस्थानम ने राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह के लिए 1 लाख लड्डू भेजे। शनिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 65 लाख स्वामित्व संपत्ति कार्ड वितरित किए, जिससे 10 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों के 50,000 गांवों के लाभार्थियों को लाभ मिलेगा। ये पहल ग्रामीण क्षेत्रों में संपत्ति के अधिकार सुनिश्चित कर आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देने, झगड़ों को कम करने और ऋण प्राप्ति को आसान बनाने में मदद करेगी। प्रधानमंत्री ने इसे गरीबी उन्मूलन का अहम कदम बताया, जिससे दलित, आदिवासी और पिछड़े वर्गों को विशेष लाभ होगा। मध्य प्रदेश के सीहोर जिले के एक स्वामित्व योजना के लाभार्थी मनोहर मेवाड़ा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ वर्चुअल बातचीत के दौरान अपनी सफलता की कहानी साझा की। उन्होंने बताया कि संपत्ति कार्ड मिलने के बाद उन्हें डेयरी फार्म शुरू करने के लिए 10 लाख रुपये का बैंक ऋण मिला। अब उनका परिवार डेयरी से प्रति माह 30,000 रुपये कमाता है। प्रधानमंत्री ने मेवाड़ा के प्रयासों की सराहना की और कहा कि उनकी सरकार हर नागरिक का जीवन आसान बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। मुख्यमंत्री मनोहर यादव ने भी इस अवसर पर अन्य लाभार्थियों को ई स्वामित्व कार्ड वितरित किए। राजनीतिक गलियारे से अगली खबर कांग्रेस खेमे से है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बिहार के पटना में आयोजित संविधान सुरक्षा सम्मेलन में जातीय जनगणना की मांग को दोहराते हुए कहा कि उनकी पार्टी इसे हर हाल में करवाएगी। उन्होंने बिहार में हुई जाति आधारित गणना को फर्जी बताया और बीजेपी आरएसएस पर संविधान को कमजोर करने का आरोप लगाया। राहुल ने जातीय जनगणना को विकास और सामाजिक समानता के लिए आवश्यक बताया। उधर एक अत्यंत महत्वपूर्ण खबर कोलकाता से आ रही है। कोलकाता की एक अदालत ने आरजीकर अस्पताल में प्रशिक्षु महिला चिकित्सक के साथ बलात्कार और हत्या के मामले में आरोपी संजय रॉय को दोषी करार दिया। ये घटना 9 अगस्त 2024 को हुई थी, जिसके बाद देशभर में आक्रोश और विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए। अदालत ने संजय रॉय को भारतीय न्याय संहिता की धाराओं 64 बलात्कार, 66 मौत का कारण बनने के लिए सजा और 103 हत्या के तहत दोषी ठहराया। सजा का ऐलान सोमवार को किया जाएगा, जिसमें आजीवन कारावास या फांसी की सजा हो सकती है। सीबीआई ने मामले की जांच करते हुए रॉय को मुख्य आरोपी बताया और अदालत में आरोप सिद्ध किए। पीड़िता के माता-पिता ने अदालत के फैसले का स्वागत किया, लेकिन अन्य संदिग्धों की गिरफ्तारी और सजा की मांग की। उन्होंने कहा कि उनका न्याय के लिए संघर्ष तब तक जारी रहेगा जब तक सभी अपराधी दंडित नहीं हो जाते। अगली खबर, सरकार आगामी बजट सत्र में नया आयकर विधेयक पेश कर सकती है, जिसका उद्देश्य 1961 के आयकर अधिनियम को सरल और समझने योग्य बनाना है। नए कानून में पृष्ठों और प्रावधानों की संख्या में 60% तक कटौती की जाएगी और अप्रचलित प्रावधान हटाए जाएंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2024 के बजट भाषण में इस कानून की समीक्षा की घोषणा की थी। प्रस्तावित विधेयक करदाताओं के लिए कर विवादों और मुकदमेबाजी को कम करेगा और कर प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी और आसान बनाएगा। वहीं रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन परियोजना के तहत समुद्र के नीचे बन रही 21 किलोमीटर लंबी सुरंग का निरीक्षण किया, जिसमें 7 किलोमीटर का हिस्सा ठाणे क्रीक के नीचे है। ये सुरंग देश में अपनी तरह की पहली है और आधुनिक तकनीक से तैयार की जा रही है, जिसमें 2 ट्रेनें 250 किलोमीटर घंटा की रफ्तार से गुजरेगी। वैष्णव ने परियोजना की प्रगति पर संतोष जताया और इसे शहरी विकास और अर्थव्यवस्था के एकीकरण के लिए महत्वपूर्ण बताया। बुलेट ट्रेन परियोजना का मुख्य आकर्षण इसकी समुद्र के नीचे की सुरंग और 12 प्रस्तावित स्टेशन हैं, जो मुंबई और अहमदाबाद के बीच कनेक्टिविटी को बढ़ावा देंगे।
इधर दिल्ली में विधानसभा चुनावों की गहमागहमी के बीच आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने घोषणा की है कि अगर उनकी पार्टी फिर से सत्ता में आई तो किराएदारों को भी मुफ्त बिजली और पानी की योजनाओं का लाभ मिलेगा। ये घोषणा दिल्ली विधानसभा चुनाव के प्रचार के दौरान की गई, जिसमें पार्टी ने अपनी कल्याणकारी योजनाओं को मुख्य ताकत के रूप में प्रस्तुत किया है। साथ ही राजनीतिक आरोप प्रत्यारोपों की कड़ी में आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया कि नई दिल्ली निर्वाचन क्षेत्र में चुनाव प्रचार के दौरान पार्टी प्रमुख अरविंद केजरीवाल की कार पर भाजपा समर्थकों द्वारा पत्थर फेंके गए। आपका दावा है कि यह हमला भाजपा प्रत्याशी प्रवेश वर्मा के समर्थकों ने किया। पुलिस ने इन आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि यह घटना पत्थर फेंकने की नहीं थी, बल्कि कुछ लोग केजरीवाल को काले झंडे दिखाने की कोशिश कर रहे थे, जिन्हें तुरंत हटा दिया गया। अब कर्मचारियों के काम की एक खबर। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) ने अपने सदस्यों को निजी जानकारियों जैसे नाम, जन्मतिथि और अन्य विवरण में संशोधन करने के लिए एक नई ऑनलाइन सेवा शुरू की है। अब सदस्य नियोक्ता के सत्यापन या ईपीएफओ की मंजूरी के बिना आधार ओटीपी के माध्यम से ये बदलाव कर सकते हैं। ये सुविधा 1 अक्टूबर 2017 के बाद जारी यूएन खातों के लिए उपलब्ध है। श्रम मंत्री मनसुख मांडविया ने इन सेवाओं का उद्घाटन करते हुए बताया कि इससे 45% मामलों में कर्मचारी स्वयं सुधार कर सकेंगे और बाकी मामलों में नियोक्ता के माध्यम से संशोधन किया जाएगा। ये सुविधा शिकायतों को कम करने और प्रक्रिया को तेज बनाने में मदद करेगी। अब उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में आयोजित महाकुंभ की कुछ रोचक जानकारियां। महाकुंभ में 22 जनवरी को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उनके मंत्रिमंडल की बैठक हो सकती है। इस बैठक में राज्य के विकास से जुड़े महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाने की संभावना है। बैठक से पहले मुख्यमंत्री और मंत्री संगम में स्नान कर सकते हैं। इससे पहले 2019 में योगी सरकार ने कुंभ के दौरान पहली मंत्रिमंडल बैठक आयोजित की थी। महाकुंभ 13 जनवरी से शुरू होकर 26 फरवरी तक चलेगा। इस बार महाकुंभ में इस्कॉन और अदानी समूह मिलकर लाखों श्रद्धालुओं को भोजन प्रसाद परोस रहे हैं। इस्कॉन के 3 रसोईघरों से प्रतिदिन 3 सत्रों में 1 लाख से अधिक लोगों के लिए संतुलित भोजन तैयार किया जा रहा है। भोजन प्रसाद पर्यावरण अनुकूल तरीके से मिट्टी के चूल्हों और गोबर के कंडों पर बनाया जाता है। 40 केंद्रों पर भोजन वितरण के लिए 100 गाड़ियां लगाई गई हैं और 3000 से अधिक स्वयंसेवक सेवा दे रहे हैं। अदानी समूह के अधिकारी और कर्मचारी भी सेवा में भाग ले रहे हैं। इस्कॉन ने गोबर के कंडों की तैयारी कुंभ से 6 महीने पहले शुरू कर दी थी। ही प्रयागराज के सेक्टर 6 स्थित शिव नगरी में 7 करोड़ 51 लाख रुद्राक्ष से निर्मित 12 ज्योतिर्लिंग भक्तों का मुख्य आकर्षण बन गए हैं। ये शिवलिंग 11 फुट ऊंचे, 9 फुट चौड़े और 7 फुट मोटे हैं। इन रुद्राक्षों को 10,000 गांवों से भिक्षा में एकत्र किया गया है। शिवलिंगों में 1 मुखी से लेकर 26 मुखी तक के रुद्राक्षों का उपयोग किया गया है। इस शिव नगरी को दुनिया की एक अनूठी नगरी बताया जा रहा है, जहां 6 शिवलिंग दक्षिणमुखी और 6 उत्तरमुखी हैं। रुद्राक्ष को प्राण प्रतिष्ठा के बाद ही प्रभावी माना जाता है और इस अनुष्ठान से रुद्राक्ष इच्छाओं की पूर्ति करने में सक्षम होते हैं। आइए अब विभिन्न प्रदेशों से मिलने वाली महत्वपूर्ण खबरों को देख लें। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने राज्य सेवा परीक्षा 2022 का परिणाम घोषित किया, जिसमें शीर्ष स्थान पर दीपिका पाटीदार रहीं। शीर्ष 10 सफल उम्मीदवारों में 6 महिलाएं शामिल हैं। परीक्षा के तहत उप जिलाधिकारी पद के लिए चयनित शीर्ष उम्मीदवारों में आदित्य नारायण तिवारी, सुरभि जैन, महिमा चौधरी, धर्मप्रकाश मिश्रा, शानू चौधरी, स्वाति सिंह, उमेश अवस्थी, कविता देवी यादव और प्रत्युष श्रीवास्तव का नाम शामिल है। उधर गुजरात से खबर आ रही है कि अहमदाबाद के ख्याति मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल के अध्यक्ष कार्तिक पटेल को दुबई से लौटने पर हवाई अड्डे पर गिरफ्तार कर लिया गया। अस्पताल पर प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत एंजियोप्लास्टी प्रक्रियाओं में गड़बड़ी का आरोप है, जिसके चलते 2 मरीजों की मौत हुई। जांच में सामने आया कि अस्पताल ने अनावश्यक एंजियोप्लास्टी करके आपातकालीन श्रेणी में मरीजों को दिखाया और योजना के तहत सरकारी भुगतान का दावा किया। अब तक इस मामले में अस्पताल के 9 अधिकारी, जिनमें सीईओ, विपणन निदेशक और अन्य शामिल हैं, गिरफ्तार हो चुके हैं। उधर हैदराबाद मेट्रो ने हृदय प्रतिरोपण के लिए 17 जनवरी को हरित गलियारा बनाया, जिसमें 13 किलोमीटर की दूरी मात्र 13 मिनट में तय की गई। दानदाता का हृदय एलबी नगर के कामिनेनी अस्पताल से लकड़ी का पुल स्थित ग्लेनेगल्स ग्लोबल अस्पताल पहुंचाया गया। ये जीवन रक्षक मिशन मेट्रो रेल, चिकित्सा पेशेवरों और अस्पताल अधिकारियों के बीच तालमेल और सावधानीपूर्वक योजना से सफल हुआ।
एल&टी मेट्रो रेल ने इस प्रयास के माध्यम से आपात सेवाओं का समर्थन और समाज की सेवा में योगदान दिया। अब बॉलीवुड अभिनेता सैफ अली खान से जुड़ा अपडेट। रेलवे पुलिस बल ने सैफ अली खान पर चाकू से हमले के संदिग्ध आकाश कैलाश कन्नौजिया को छत्तीसगढ़ के दुर्ग रेलवे स्टेशन पर ज्ञानेश्वरी एक्सप्रेस से हिरासत में लिया। मुंबई पुलिस की सूचना और संदिग्ध की तस्वीर के आधार पर उसे ट्रेन के सामान्य डिब्बे से पकड़ा गया। संदिग्ध की पहचान मुंबई पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज से की थी, जिसमें वो घटना के बाद सैफ की इमारत से बाहर निकलते हुए देखा गया था। उधर सैफ अली खान की हालत में सुधार हो रहा है और चिकित्सकों को उम्मीद है कि 2 से 3 दिनों में उन्हें अस्पताल से छुट्टी मिल जाएगी। सैफ पर बांद्रा स्थित उनके फ्लैट में एक घुसपैठिए ने चाकू से हमला किया था, जिससे उनकी गर्दन, रीढ़ और हाथ पर गंभीर चोटें आईं। सैफ पर हुए हमले के सिलसिले में उनकी पत्नी करीना कपूर ने पुलिस को बताया कि हमलावर बेहद आक्रामक था और सैफ पर चाकू से कई वार किए। हालांकि उसने खुले में रखे आभूषणों को हाथ नहीं लगाया। पुलिस ने अब तक सैफ का बयान दर्ज नहीं किया है। दुनिया के महत्वपूर्ण घटनाक्रमों के क्रम में डोनाल्ड ट्रंप 20 जनवरी को राष्ट्रपति पद की शपथ लेते समय अपनी मां द्वारा दी गई बाइबल और ऐतिहासिक लिंकन बाइबल का इस्तेमाल करेंगे। ट्रंप को ये बाइबल उनकी मां ने 1955 में उनके स्कूल के दिनों में दी थी। लिंकन बाइबल का पहली बार 1861 में अब्राहम लिंकन के शपथ ग्रहण में उपयोग हुआ था। इसके बाद बराक ओबामा और ट्रंप ने भी अपने शपथ ग्रहण समारोहों में इसका इस्तेमाल किया। उपराष्ट्रपति चुने गए जे.डी. वेंस अपनी नानी की पारिवारिक बाइबल का उपयोग करेंगे। वहीं कारोबार जगत से खबर आ रही है कि भारत के 8 प्रमुख शहरों में 2024 की अक्टूबर-दिसंबर तिमाही के दौरान घरों की बिक्री में 26% की गिरावट दर्ज की गई। PropTiger.com की रिपोर्ट के अनुसार ये गिरावट महाराष्ट्र और हरियाणा में चुनावों और संपत्ति की बढ़ती कीमतों के कारण हुई। नई परियोजनाओं में भी 33% की कमी देखी गई। हालांकि दिल्ली एनसीआर में बिक्री 50% बढ़कर 9,808 इकाई हो गई। उधर केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि भारतीय वाहन उद्योग अगले 5 साल में दुनिया का सबसे बड़ा उद्योग बन जाएगा। उन्होंने बताया कि वर्तमान में भारतीय वाहन उद्योग का आकार 22 लाख करोड़ रुपये है, जो 2014 में 7.5 लाख करोड़ रुपये था। गडकरी ने इस उद्योग को 4.5 करोड़ रोजगार सृजित करने वाला और सरकार को सबसे अधिक जीएसटी राजस्व प्रदान करने वाला क्षेत्र बताया। उन्होंने ये भी बताया कि भारत में बने 50% दोपहिया वाहनों का निर्यात किया जाता है। इधर वेव मोबिलिटी ने सौर ऊर्जा से चलने वाले 3 सीट वाले इलेक्ट्रिक वाहन एवा को 3.25 लाख रुपये की शुरुआती कीमत पर लॉन्च किया। एवा को 3 संस्करणों में पेश किया गया है और यह विशेष कीमत केवल शुरुआती 25,000 बुकिंग के लिए है। वाणिज्यिक उत्पादन 2026 की दूसरी छमाही में शुरू होगा, जबकि प्री बुकिंग अभी से उपलब्ध है। पहले चरण में इसे पुणे और बेंगलुरु जैसे शहरों में पेश किया जाएगा और बाद में देशभर में चरणबद्ध रूप से उपलब्ध कराया जाएगा। वहीं वियतनामी इलेक्ट्रिक वाहन निर्माता विनफास्ट इस साल के अंत तक भारतीय बाजार में 2 इलेक्ट्रिक एसयूवी VF7 और VF6 पेश करेगी। कंपनी तमिलनाडु के तूतीकोरिन में $50 करोड़ का निवेश कर एक विनिर्माण संयंत्र स्थापित कर रही है, जो 2025 की दूसरी छमाही तक तैयार हो जाएगा। विनफास्ट भारतीय बाजार में ईवी नीति के तहत प्रोत्साहन पाने के लिए सरकार से बातचीत कर रही है और भारत में निर्मित वाहनों को पश्चिम एशिया और अफ्रीका निर्यात करने की योजना बना रही है। खबर यह भी है कि BMW ग्रुप इंडिया ने 2024 में भारत में अपनी सर्वाधिक बिक्री दर्ज की और 2025 में भी दहाई अंकों में वृद्धि की उम्मीद जताई है। कंपनी ने 2024 में 15,721 कारें बेची, जो पिछले वर्ष से 11% अधिक है। BMW ब्रांड की 15,012 इकाइयां और मिनी ब्रांड की 709 इकाइयां बिकीं। साथ ही मोटरसाइकिल ब्रांड BMW मोटरेड ने 8,301 यूनिट्स की बिक्री की। BMW ग्रुप इंडिया के CEO विक्रम पावा ने कहा कि कंपनी भारतीय बाजार में सभी खंडों में ठोस वृद्धि देख रही है। उन्होंने इलेक्ट्रिक वाहनों EV की बिक्री में भी बढ़ोतरी की उम्मीद जताई। 2024 में कंपनी ने भारत में 3,000 EV बेचकर 1 मील का पत्थर पार किया। वहीं हुंडई मोटर कंपनी और TVS मोटर कंपनी भारत में अंतिम गंतव्य परिवहन समाधान विकसित करने के लिए साझेदारी की संभावनाएं तलाश रही हैं। ये साझेदारी इलेक्ट्रिक तिपहिया और छोटे 4 पहिया वाहनों के विकास और विनिर्माण पर केंद्रित होगी। हुंडई डिजाइन और प्रौद्योगिकी प्रदान करेगी, जबकि TVS भारत के परिवहन परिदृश्य में इन वाहनों के विनिर्माण और विपणन पर ध्यान देगी। हुंडई के सांगयप ली और TVS के शरद मिश्रा ने इस सहयोग को भारत में स्थायी और अनुकूलनशील परिवहन समाधान प्रदान करने की दिशा में एक कदम बताया। हालांकि साझेदारी पर अभी अंतिम निर्णय नहीं हुआ है।
खेल जगत से प्राप्त खबरों के अनुसार भारत ने आगामी चैंपियंस ट्रॉफी और इंग्लैंड के खिलाफ वनडे श्रृंखला के लिए टीम की घोषणा की। जसप्रीत बुमराह को फिटनेस की शर्त पर शामिल किया गया, जबकि मोहम्मद शमी और कुलदीप यादव की चोट के बाद वापसी हुई। पहली बार वनडे टीम में शामिल हुए यशस्वी जायसवाल ने अपने हालिया प्रदर्शन से चयनकर्ताओं को प्रभावित किया। कप्तान रोहित शर्मा ने बुमराह की फिटनेस और अर्शदीप सिंह एवं शमी की अहमियत पर जोर दिया। विकेटकीपर ऋषभ पंत की वापसी के साथ लोकेश राहुल को भी टीम में जगह दी गई, जबकि संजू सैमसन बाहर रहे। हरफनमौला खिलाड़ियों पर जोर देते हुए अक्षर पटेल, रविंद्र जडेजा और वाशिंगटन सुंदर को टीम में जगह दी गई। तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज को चयन से बाहर करने को दुर्भाग्यपूर्ण बताया गया। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। कमेंट करके हमें बताएं कि देश दुनिया की महत्वपूर्ण खबरों को प्रस्तुत करने का लोकतेज का ये प्रयास आपको कैसा लगा। आप किस प्रकार की खबरें अधिक जानना पसंद करेंगे? आपके कमेंट्स का हमें इंतजार रहेगा। अगले अपडेट में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।